बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वजीर आजम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में कौन कौन शामिल है, मुज़ाकरात का आगाज किस दिन से होगा और सिविल नाफरमानी की तहरीक कल से शुरू होगी या नहीं होगी, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब की हदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी साहब से ऐलान लातल्लुकी कर दिया है कि अब फवाद चौधरी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। हालांकि आपको पता है कि फवाद चौधरी पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुल्जमान कहां पर अपील दायर कर सकते हैं। हालांकि आम अदालतों से अगर फैसला हुआ हो, सजा हुई हो, तो उसकी अपील तो फिर स्टेप बाय स्टेप सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब सवाल यह है कि चूंकि 25 लोगों को 9 मई के वाकयात के हवाले से मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुना दी है, तो अब उनकी अपील कहां पर दायर होगी, इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा स्पीकर अयाज सादक ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों को मुलाकात की दावत दे दी है। अब मुलाकात कब होगी, कहां पर होगी, इसका क्या नतीजा निकलेगा, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना जरूरी समझता हूं कि कल इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है, उसका फैसला है। बहुत सारे व्यूज, बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर मुख्तलिफ राय। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ ये बिल्कुल झूठ पर मबनी केस बनाया गया है और केस इंतहाई कमजोर है, इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा नहीं होगी, उनको इस केस से रिहा कर दिया जाएगा और उनकी बरियत हो जाएगी। लेकिन मेरे व्यूज इस हवाले से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। मेरा ख्याल है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में कल इमरान खान और बुशरा बीबी के केस में फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि इस केस की समाअत पहले से ही मुकम्मल हो चुकी है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को इस केस में सजा सुना दी जाएगी। इमरान खान ऑलरेडी गिरफ्तार हैं और आई थिंक सो कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कल होने का इम्कान है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट्स में आके जरूर इजहार कीजिएगा। अच्छा, ये बात करेंगे मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से। चूंकि ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये मौकफ रहा था कि हम इन लोगों से बात नहीं करेंगे, इनके पास मैंडेट कोई नहीं है, ये कमजोर लोग हैं, इनके साथ बात करने का फायदा कोई नहीं है। हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ताकतवर बंदे के साथ बात करेंगे। लेकिन चले, इस पे काफी डिटेल से पहले हम बात कर चुके हैं कि ताकतवर बंदा तो मुज़ाकरात नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ जितनी बुरी हो चुकी है, अब शायद वो उस वक्त तक बात ना करे जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा सा नरम लहजा और रवैया ना अख्तियार कर ले और जब तक कि वो माफी ना मांग ले। लेकिन चलें, ये एक लंबी स्टोरी है, इसको छोड़ देते हैं। अभी बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। इस हवाले से इमरान खान साहब ने 3 मुतालबात रखे हैं। नंबर 1 ये कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको रिहा कर दिया जाए। नंबर 2, 9 मई के वाकयात के हवाले से एक कमीशन बनाया जाए। और नंबर 3, 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उनके लोगों को शहीद किया गया, उनके लोगों को जख्मी किया गया, वगैरह वगैरह, इस हवाले से कमीशन बनाया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है और साथ में डेडलाइन भी दे दी गई है कि अगर हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि हम 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर देंगे, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने फैसला किया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को कुछ दिनों के लिए हम पोस्टपोन कर देते हैं और अगर हुकूमत की तरफ से कोई पॉजिटिव बात सामने ना आई या मुज़ाकरात का आगाज ना हुआ या किसी नतीजे पर बात ना पहुंची तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कल से यानी कि सोमवार से कर देंगे। लेकिन चलें, ये एक अच्छी बात है कि कल का दिन आने से पहले पहले अब हुकूमत की तरफ से भी एक गुड साइन दे दिया गया है। मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जा चुकी है और इम्कान किया जा रहा है कि अब सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज शायद कल से नहीं होगा। देखिए, मेन चीज यही है ना कि मामलात को सेटल होना चाहिए, बातचीत को चलना चाहिए और मसले का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। ये एक अलग बात है कि हुकूमत इस हवाले से क्या चाहती है। मैं अपने ख्याल का इजहार पहले भी कर चुका हूं
کہ हुकूमत किसी भी सूरत में मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं होगी। मतलब ये उनके अंदर बात है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे या इसको किसी मंतकी नतीजे पर नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि मुज़ाकरात करना या इसका किसी पॉजिटिव पहलू की तरफ जाना या इस पे कोई जुडिशियल कमीशन बनाना ये हुकूमत की फेवर में नहीं जाएगा। और दूसरे नंबर पे मैं ये भी समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा मजीद नरमी का मुजाहरा करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि वो मुज़ाकरात की तरफ आए, हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन डेडलाइन वाली बात को निकाल देना चाहिए, धमकी देने वाली बात को निकाल देना चाहिए कि फलां दिन तक अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। डेडलाइन को बाहर निकालें, सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, इसको भी बाहर निकालें। और मेरा ख्याल है कि अभी चूंकि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है, कमेटी दोनों तरफ से बनाई जा चुकी है, बातचीत का आगाज कल से हो जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक साहब इसमें अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, तो मेरा ख्याल है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कल से नहीं होगा, इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा और हो सकता है कि मुज़ाकरात किसी न किसी मंतकी नतीजे पर पहुंच जाए। लेकिन मंतकी नतीजे पर पहुंचने का मतलब यह नहीं है कि इसका कोई ना कोई फायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, नहीं होगा। हुकूमत टाल मटोल से काम लेती रहेगी, वक्त गुजारती रहेगी, आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, मुलाकात करते हैं, कमेटी बनाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन या तो वो कमेटी नहीं बनाएंगे 9 मई के वाकयात के हवाले से और 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से, क्योंकि दोनों ही बातें हुकूमत के खिलाफ जाती हैं। 9 मई को देखें तो वो भी हुकूमत के खिलाफ जाती है, 26 नवंबर को देखें तो वो भी हुकूमत के खिलाफ जाती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाकयात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की थी कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, उसकी समाअत का आगाज हो चुका है, उस पिटीशन के ऊपर नंबर लग चुका है और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जुडिशियल कमीशन बना दिया जाएगा। लेकिन 26 मई के वाकयात के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फाइल करनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं की गई। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी चाहिए कि 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से भी जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। मेरा ख्याल है कि 26 नवंबर को अगर हम देखें या 9 मई के वाकयात को देखें, जुडिशियल कमीशन बनाया जाना चाहिए, इसकी प्रॉपर तरीके से तहकीकात होनी चाहिए और असल हकायक कौम के सामने आने चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। अगर अब जो 3 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, इनको लेकर हुकूमत के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो भी जाता है तो इसका आउटपुट बाहर निकलता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, हुकूमत उनको नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमात हैं और केसेस अदालतों में पेंडिंग है। उनकी रिहाई जब भी होगी वो अदालतों के जरिए से ही होगी, हुकूमत इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अगर 9 मई के वाकयात को देखें या 26 नवंबर के वाकयात को देखें तो हुकूमत या तो टाल मटोल से काम लेती रहेगी, वक्त जाया करती रहेगी और इस बात को डिस्कस किया जाता रहेगा कि ठीक है फलां बंदे को कमेटी में शामिल कर लेते हैं, फलां को कर लेते हैं, फलां नहीं मान रहा, फलां मान गया। इस बात के ऊपर तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशंस हैं, इस बात के ऊपर मुस्लिम लीग नून की रिजर्वेशंस हैं, कोई मान गया, कोई नहीं माना और हो सकता है कि अल्टीमेटली कमेटी तश्कील दे भी दी जाए। तो अगर कमेटी तश्कील दे भी दी गई तो उसका फिर कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा, उसका नतीजा शायद कभी भी ना निकले और अगर उसका कोई नतीजा निकलेगा तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें कुछ फायदा होगा, क्योंकि हुकूमत हर वो काम करेगी जिसमें उसका फायदा होगा और हर वो काम करेगी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान होगा। तो चलें, अच्छी बात है, मुज़ाकरात का आगाज हो गया, होना चाहिए, नतीजा क्या निकलता है ये बात की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नरमी का मुजाहरा किया, अच्छी बात है, मजीद भी नरमी का मुजाहरा करना चाहिए और धमकी के लफ्ज को बाहर निकाल देना चाहिए, डेडलाइन के लफ्ज को बाहर निकाल देना चाहिए और पॉजिटिवली दोनों जमातों को, तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को, मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए और अल्टीमेटली इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलना चाहिए। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह करे इन मुज़ाकरात का कोई ना कोई अच्छा नतीजा निकले, ताकि ये जलाओ, गिराओ, टकराओ, लड़ाई झगड़ा, हमला, मुल्क बंद करना, सिविल नाफरमानी, ये वो, इन सब चीजों से पाकिस्तान पाक हो जाए और सारी सियासी जमातें इत्तेफाक से अच्छे तरीके से, सियासी तरीके से मामलात को लेकर आगे चलें और हर वो काम करें जिससे पाकिस्तान का फायदा होता हो।
अच्छा जी, चलें बात करेंगे। वजीर आजम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। वजीर आजम की तश्कील करदा कमेटी में नायब वजीर आजम इसहाक डार, सियासी अमूर के मशीर राना सनाउल्लाह और सेनेटर अरफान सदीकी शामिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर भी कमेटी का हिस्सा हैं। इसके अलावा हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से अलीम खान, मुस्लिम लीग काफ से चौधरी सालक और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से सरदार खालिद मक्सी शामिल हैं। अब ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 रुकनी कमेटी बनाई थी और अब हुकूमत की तरफ से भी कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। अच्छा जी, अब बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी से मुकम्मल तौर पर ऐलान लाताल्लुकी कर दिया है। आपको पता है कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, लेकिन जैसे ही 9 मई के वाकयात हुए, वो गिरफ्तार हुए, जेल चले गए, जेल से रिहा हुए, तो उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया कि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चले, वो दबाव था, प्रेशर था, मजबूरी थी, व्हाटएवर जो कुछ भी था, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रवाबत बेहतर करने की कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात करना शुरू की और खुद को यह कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, मैंने कभी भी तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। चले खैर, अब अल्टीमेटली फवाद चौधरी साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से चंद दिन पहले हुई। अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। फवाद चौधरी साहब मुलाकात करने के बाद जब वापस आए तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो कि इमरान खान साहब को भी अच्छी नहीं लगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अच्छी नहीं लगी। अब मुलाकात करने के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को 2 मशवरे दिए हैं। एक मशवरा यह कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान में हैंडल नहीं हो रहे, वो पाकिस्तान से बाहर कोई बंदा हैंडल करता है और उस पे जो कुछ लिखा जाता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को नुकसान पहुंचाता है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को दूसरा मशवरा यह दिया था कि आप फौज के साथ अपने रवाबत को बेहतर करें और फौज के खिलाफ जो कैंपेन है उसको तरक करें, उनको बुरा भला कहना, उनको लान तान करना, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाना, उनके खिलाफ बातें करना वगैरह वगैरह, यानी फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो फासला है उसको कम करने की कोशिश करें। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फवाद चौधरी से नाराज हो गए कि तुम्हारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तल्लुक कोई नहीं है, तुम तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हो, तो तुम मामे लगते हो कि तहरीक इंसाफ के बारे में बात करने वाले, और तुम कौन होते हो इमरान खान को इस तरह के मशवरे देने वाले। चले, जो कोई भी सूरत थी, लेकिन अब बैरिस्टर गोहर अली खान साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद उन्होंने अडाला जेल के बाहर सहाफियों से बात करते हुए ये कहा कि इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक मैं ये ऐलान करता हूं कि फवाद चौधरी के साथ हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हम ऐलान लाताल्लुकी करते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले भी छोड़ चुके थे, अब भी उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। किसी भी जगह पर, टीवी में, शो में, मीडिया टॉक में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। चलें, इसके बाद जब सहाफियों ने फवाद चौधरी साहब से इस सारी सूरत हाल के बारे में डिस्कस किया कि जी इमरान खान साहब तो आपको पार्टी से निकाल चुके हैं या उन्होंने अब अनाउंसमेंट दे दी है कि आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो फवाद चौधरी ने कहा कि मैं जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात ना कर लूं, जब तक मुझे असल सूरत हाल का पता ना चल जाए, मैं उस वक्त तक कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, मेरा ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ है। मैं इनकी बातों का, इस लीडरशिप की तनकीद का कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब की मुझे हदायत है कि मौजूदा लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपके बारे में जो भी बात करे, आपके ऊपर जो भी तनकीद करे, आपको जो कुछ भी अच्छा बुरा कहे, आपने उसके ऊपर बात नहीं करनी। तो लिहाजा मैं खामोश हूं, मैं कोई बात नहीं करूंगा। मेरा तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है, मैं उस वक्त तक कोई भी बात नहीं करूंगा जब तक कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती। अच्छा जी, इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुलजमान कहां पर अपील दायर कर सकते हैं। आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट ने 9 मई के वाकयात के हवाले से 25 लोगों को 2 साल से लेकर 10 साल तक कैद बा मुशक्कत की सजा का ऐलान किया था। यह फैसला हो चुका, जजमेंट आ चुकी। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात। चले, मैं कल के विलाग में पूरी तफसील के साथ इसके ऊपर बात कर चुका हूं कि मिलिट्री कोर्ट को यह फैसला नहीं करना चाहिए था या सजा नहीं देनी चाहिए थी, व्हाटएवर जो कोई भी सूरत हाल है। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अब मिलिट्री कोर्ट ने जिन लोगों को सजा दे दी है, उस सजा के खिलाफ अपील कहां पर फाइल होगी। आमतौर पर तो ऐसा होता है ना कि फर्ज कर लें
کہ مجسٹریٹ کسی ملزم کو سزا سنائے گا تو اس کے خلاف اپیل کہاں جائے گی؟ سیشن کورٹ میں. اگر سیشن کورٹ سزا دے گا تو اپیل کہاں جائے گی؟ ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ کے بعد کہاں جائے گی؟ سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کے بعد کہاں جائے گی؟ صدر کے پاس رحم کی اپیل ہوگی اور جو کوئی بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق عمل ہو جائے گا. لیکن اب صورتحال مختلف ہے. عام عدالتوں نے ان ملزمان کو سزا نہیں دی، ملٹری کورٹ نے ان ملزمان کو سزا دی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ملٹری کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے بعد اپیل کہاں پر جائے گی؟ یہ فیصلہ صحیح ہوا، فیصلہ غلط ہوا، بریت ہونی چاہیے، واٹ ایور کوئی بھی صورتحال. تو اس حوالے سے مختلف جو آئینی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ افراد آرمی چیف کے روبرو اپیل فائل کر سکتے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے، لیکن کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اپیل آرمی چیف کے پاس ہونی چاہیے. چلیں خیر، آرمی چیف کے پاس اپیل فائل ہوگی اور اگر سزا برقرار رہتی ہے تو اس کے خلاف پھر صدر پاکستان کے پاس رحم کی اپیل آئے گی. پھر صدر پاکستان اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ رحم کی اپیل کو منظور کرنا ہے کہ نہیں کرنا، واٹ ایور. چلے خیر، اب لاسٹ میں بات کریں گے اسپیکر ایاز صادق صاحب کی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بے شک کچھ رویہ تھوڑا سا سخت تھا مذاکرات کے حوالے سے. تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ ہم ترلے منتیں نہیں کریں گے، جس نے بات کرنی ہوگی ہم سے کر لے گا، لیکن ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے، کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. تو اس وقت بھی اسپیکر ایاز صادق صاحب کا رویہ صحیح تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا گھر حاضر، میرا دفتر حاضر، مجھے کچھ بھی کرنا پڑا، مجھے تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے لیے ان کی منتیں بھی کرنی پڑی تو میں کر لوں گا. لیکن تحریک انصاف کے رویے کو لے کر خواجہ آصف صاحب نے بہرحال ایک سٹیٹمنٹ ضرور دی تھی کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ڈیڈ لائن کی بات کرتے ہیں، یہ دھمکی دینے کی بات کرتے ہیں، یہ سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں، یہ آخری کال کی بات کرتے ہیں. تو یہ اپنا شوق پورا کر لیں، پہلے آخری کال دے کر دیکھ لی ان کو کیا فائدہ ہوا. اب سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر کے دیکھ لیں تو بعد میں پھر ان سے بات کر لیں گے. چلے خیر، لیکن اسپیکر ایاز صادق صاحب نے بہرحال ایک اچھا سائن دیا تھا کہ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ میں اس وقت بھی یہ سمجھتا تھا کہ گورنمنٹ اس حوالے سے سنجیدہ ہے یا نہیں ہے، اس مذاکرات کا کچھ اچھا رزلٹ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، تحریک انصاف کو اس کا کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنے کو تیار ہوں، ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، میرے دروازے کھلے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کی منت کرنے کو تیار ہوں، تو پھر میرا خیال ہے تحریک انصاف کو اتنی سختی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن چلیں، وہ وقت گزر گیا، اب مذاکراتی کمیٹی بھی بن گئی. اسپیکر ایاز صادق صاحب کی طرف سے اب یہ میسج بھی آ گیا کہ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کو ملاقات کی دعوت دے دی گئی ہے. اس حوالے سے اسپیکر ایاز صادق نے حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کو ملاقات کی دعوت بھی دے دی ہے. دونوں کمیٹیوں کا پہلا اجلاس کل اسپیکر چیمبر میں دن 11 بجے ہوگا. سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ مسائل مذاکرات سے حل کرنے کے لیے وزیر اعظم کا اقدام خوش آئند ہے. دونوں کمیٹیوں کے اراکین سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں ملاقات کروں گا. انہوں نے کہا کہ نیک نیتی سے حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا، یہ اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. میں دعا کروں گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی اچھا رزلٹ نکل آئے. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے اسپیکر ایاز صادق کی ملاقات کی دعوت قبول کر لی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے کل دن 11 بجے اسپیکر کے چیمبر میں اسپیکر ایاز صادق صاحب سے ملاقات ہوگی اور باقاعدہ طور پر مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا. اللہ کرے کہ اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.